आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 524 लेक्चर 8 पार्ट 2। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक 34 करंट थ्योरी एंड रिसर्च इन जर्नल एनालिसिस, जो कि प्रीवियस टॉपिक भी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का पार्ट 2 और टॉपिक 35 एप्लीकेशन ऑफ जर्नल एनालिसिस को डिटेल से स्टडी करेंगे। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक में यहाँ पे दो न्यू टर्म्स यूज हो रही थी जिनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले है मीडियाटाइजेशन। मीडियाटाइजेशन का मतलब होता है कि मीडिया को यूज करते हुए, मीडिया के जरिए किसी भी चीज को आवाम तक ऐसे पहुंचाना कि वो बहुत अहमियत की हामिल है। जैसे अगर किसी जगह पे कोई एहतजाज हो रहा है, कोई रैली निकाली जा रही है, तो चाहे वो थोड़े से लोग जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसको न्यूज़ में ऐसे बताना कि ज़्यादा अहम बना के उस वाक़े को पेश करना। इसी तरह से प्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि उस वाक़े को आवाम की ज़ाती ज़िंदगी से रिलेट करके पेश करना। जैसे किसी जगह पे अगर कोई कत्ल हुआ है तो उसको इस तरह से पेश करना कि अगर आप उसको यानी फैमिली से रिलेट करना कि अगर वो आपके प्यारे होते और वो कत्ल हो जाते तो आपका क्या रद्द अमल होता। इस तरह की जो यूज़ की जाती है ना टेक्निक, इसको कहते हैं प्रोक्सीमेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट थ्योरी एंड रिसर्च इन जर्नल एनालिसिस। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो जर्नल एनालिसिस है ना, उसका जो उसकी जो डोमेन है वो वाइड हो चुकी है। क्योंकि वो मीडिया की वजह से ऐसा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है, जैसे आजकल ब्रॉडकास्ट होती हैं यूट्यूब को एज अ शॉर्ट फ्रैगमेंट के तौर पे, उसका भी एक रोल है। तो ये ना जॉनर्स को रीशेप कर रहा है मीडिया। Political genres are now more widely accessible, and importantly, the reception of factors have been altered significantly by now communication paradigms such as text and video, commenting, sharing, or linking, which encourage different forms of user-mediated interaction। यानी कि एक ही चीज़ की डिफरेंट तरह की एक ही चीज़ के जरिए डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है। यानी आप एक वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, वो आपके पास एक विजुअल में, एक वीडियो में आपके पास एक कंटेंट है, एक जॉनरा है। फिर उसकी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो आपके पास टेक्स्ट में है। इसी तरह से उसमें जो कमेंट्स होते हैं उसमें आवाम की राय आपको देखने को मिलती है, तो वो एक अलग तरह का यानी कम्युनिकेशन का सिस्टम है। इस तरह से वीडियो को लिंक करना, और तो ये सारी जो है ना, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन जो है ये अब आ चुकी हैं मीडिया की वजह से। Kapp and Okulska question the actual role of authorship production as a defining feature of political genres due to intensity of migration into new media. For example, most of talk shows are pre-planned and expert speakers are invited accordingly to show dominance of one party or another। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आपने नोट करना है। यहाँ पे कैप और कल्स्का ने क्वेश्चन किया है ऑथरशिप को, यानी कि ये जॉनरा जो है इसको किसने प्रोड्यूस किया है, इसकी प्रोडक्शन किसने की है। क्योंकि जो टॉक शोज़ की इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है। यानी टॉक शोज़ जो होते हैं, जो कि आप देखते हैं, उसमें सारा जो कंटेंट होता है वो प्री प्लान्ड होता है। कौन से क्वेश्चन किए जाएंगे, कौन से आंसर उसके गेस्ट देंगे, और जो उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, इनवाइट किए जाते हैं, वो भी शो में ना किसी पार्टी की डोमिनेंसी को शो करने के लिए इन्वाइट किए जाते हैं। यानी अगर कोई ऐसा शो है जिसमें किसी ऐसे गेस्ट को बुलाया गया है जो कि पीटीआई का हिमायती है, या जिससे ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि पीटीआई की तारीफें हो सके, तो वहाँ पे जो गेस्ट होंगे, जो स्पीकर होंगे, जो शो में बाकी लोग बुलाए गए होंगे, वो भी उस पार्टी के जो हिमायती होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अब कैप और कल्स का कहना है कि जो जॉनरा को एनालाइज करने के तरीके थे ना, उन पे आप दोबारा से गौर करने की ज़रूरत है। All of this implies a reimagining of the political genres, as their distinguishing features are arguably now less clear-cut, and their textual construction shall be analyzed not only by looking at the unitary text but also by considering the genres and combination। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से अब सिर्फ टेक्स्ट को या जॉनरा को सिर्फ देख के एनालाइज नहीं किया जा सकता, सिर्फ टेक्स्ट से उसकी टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन को देख के एनालाइज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसमें जो डिफरेंट जॉनरास की कम्बिनेशन है ना, उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। According to Van Dyke, dichotomy between political participants' possible political effect, intertextual relationship between different types of genres are of key importance of understanding how political genres can evolve and how this can affect other socio-political practices। अब यहाँ पे intertextual relation का बताया गया है कि जो different genres के दरमियान relation होता है उसको समझना ज़रूरी है। उससे हमें ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है कि different genres किस तरह से evolve हुए हैं, और ये जो बाकी सोशल प्रैक्टिस होती है ना, सोशो पॉलिटिकल प्रैक्टिस, ये जो जॉनर्स के आपस में इंटरेक्शन है, ये उन पे भी असरअंदाज हो रही होती है।
Filrado present an analysis of a political campaign in the streets of northern Irish cities and claims that the relation can be established between the multiple political genres can be a part of one single political campaign. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने फिल्राडो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, नॉर्थर्न आयरिश सिटीज में उन्होंने कैंपेन चलाई थी और उसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पॉलीसेमी की मदद से, यानी एक वर्ड उन्होंने यूज किया था डील। अब डील जो है ये डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी ने यूज़ किया था 1998 में। ये आपने डेट और ये पार्टी का नाम भी याद रखना है, ये आपसे क्विज में वो पूछ सकते हैं। तो डील का जो वर्ड था, अब इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक बिजनेस डील भी हो सकती है, यानी कोई मुतालबा भी हो सकता है, और इसको उन्होंने उस पार्टी ने यानी इसको एक पॉलिटिकल यानी अपने एक एजेंडे के तौर पे भी उसको यूज़ किया था, और 5 साल बाद फिर उसी वर्ड को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया गया। तो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से वर्ड्स को पॉलीसेमी का कॉन्सेप्ट होता है और किस तरह से वर्ड्स को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 35 एप्लीकेशन ऑफ genre एनालिसिस। Hammond and Macon-Horaric argues that genre-based teaching can help students gain access to text and discourse, which will help them participate more successfully in second language spoken and written interaction। यहाँ पे हैमंड और मैकन-होरारिक का ये कॉन्सेप्ट था कि जो टीचिंग है ना वो genre बेस्ड होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट्स को डिफरेंट जॉनरास जो हैं वो उनकी बाकायदा टीचिंग होनी चाहिए और बाकायदा उनको सैम्पल प्रोवाइड करके डिफरेंट जॉनरा को पढ़ाना चाहिए। तो ये उनको कोई भी जो सेकंड लैंग्वेज ना, चाहे इंग्लिश है चाहे जो भी लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, तो वो उनको बेहतर तौर पे लिख सकेंगे लैंग्वेज को और उस लैंग्वेज को बेहतर तौर पे बोल भी सकेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट वो पूछ सकते हैं कि ये किसका कॉन्सेप्ट था, तो ये हैमंड और मैकन-होरारिक का कॉन्सेप्ट था। Luke argues that teaching genres of power such as academic essays or dissertations leads to uncritical reproduction of text and doesn't necessarily provide the kind of access we hope it might provide for our learner। यहाँ पे उन्होंने ऊपर एक इसका प्लस पॉइंट बताया है, और फिर जो ल्यूक था, एक और स्कॉलर था, वो इस पे क्रिटिसाइज करता है और उसका ये कहना है कि ये जो जॉनरास की स्टडी है ना, इसमें ये अगर स्टूडेंट को यानी जॉनरा बेस्ड टीचिंग की जाए तो ये इसमें स्टूडेंट जो है वो क्रिएटिव नहीं रहते हैं और इसमें स्टूडेंट जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी जॉनरास को कॉपी करेंगे। अच्छा, ऐसे पे ये जॉनरा अप्लाई हो रहा था, उस ऐसे का हमने इस तरह से एनालिसिस किया था, तो इस ऐसे का भी इस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट की जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना वो नहीं हो सकेगी। ये ल्यूक का कॉन्सेप्ट था। Others such as Christie and Martin argues that not teaching genres of power is socially responsible is that it is the already disadvantaged student who are especially disadvantaged by programs that do not address these issues। अच्छा, यहाँ पे फिर क्रिस्टी और मार्टिन ने भी ये कहा था कि अगर हम जॉनरा बेस्ड जो है ना टीचिंग नहीं करवाते हैं स्टूडेंट को, तो ये एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट होगा। पहले ही स्टूडेंट ऐसे प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें उनको जॉनरास के मतलब इतना इल्म नहीं होता, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को जॉनरा के मतलब टीचिंग करवाई जाए और उनको गाइड किया जाए। तो ये क्रिस्टी और मार्टिन का कॉन्सेप्ट था। One thing should be kept in mind in genre-based teaching, that is may limit student expression if it is done through using model text and a famous on audience expectation। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि एक चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि genre-based teaching अगर करवा रहे हैं तो स्टूडेंट जो है ना उनको मॉडल टेक्स्ट यूज़ करते हुए फोकस होना चाहिए ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पे भी, यानी किस तरह की ऑडियंस के लिए जिस जॉनरा को हम एनालाइज कर रहे हैं इसकी ऑडियंस कौन है। Teachers equally need to think about how they can help students bring their own individual voices into their use of particular genres। इसी तरह से टीचर भी इस चीज़ पे इस टीचर को भी मतलब कि स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी जो थिंकिंग है, अपनी सोच है, उसको भी यूज़ कर रहे हैं, अपनी अकल को यानी इस्तेमाल करते हुए जॉनर को एनालाइज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स शुड अवॉइड ओवर जनरलाइजेशन, दे शुड नॉट अप्लाई वन जॉनर टेक्निक टू अनदर। इसके अलावा स्टूडेंट को ओवर जनरलाइजेशन को अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि एक ऐसे में टीचर जो है वो एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट को कि आपने ऐसे को इस तरह से एनालाइज करना है, तो वो उसको ओवर जनरलाइज करता है कि ऐसे जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है तो हम लेटर को भी इस तरह से एनालाइज कर लेते हैं, इस तरह से हम एप्लीकेशन को भी एनालाइज कर लेते हैं, नॉवल को भी कर लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को ओवर जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए। तो ये वाले वो पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हैं कि अगर स्टूडेंट को जॉनरा बेस्ड टीचिंग करवाई जाए तो कौन से पॉइंट मद्देनजर रखने चाहिए। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था। डेविड पॉइंट आउट द वेज इन विच स्टूडेंट ड्रा
on prior genre knowledge to create a further instance of the particular genre are not at all straightforward and may take place in number of different ways. अब डेविड ने भी यहाँ इस पॉइंट पे रोशनी डाली है कि बाज़ औक़ात वो स्टूडेंट जो होते हैं ना वो अपने प्रायर नॉलेज की बेस पे जॉनरा को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है कि जॉनरास की भी डिफरेंट काइंड हो सकती हैं और डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. Kay and Dudley Evans consider that teachers need to highlight the kind of variation that occurs in particular genres. इसके अलावा यहाँ पे के और डेडली इवंस ने ये कहा है कि टीचर को ये भी स्टूडेंट को समझाने की ज़रूरत है, इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि किस तरह से जॉनराज में वेरिएशन होती हैं. ठीक है. They also focused on the importance of contextualizing genres in classroom by discussing purpose, audience, and underlying beliefs and values before moving on to focus onto the language feature of the text. इसके अलावा टीचर को जो है ना स्टूडेंट्स को जॉनरास का कॉन्सेप्ट समझाते वक्त कॉन्टेक्चुलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहिए कि किस तरह डिफरेंट जॉनरास के पीछे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, क्योंकि उसकी ऑडियंस डिफरेंस होती है, उसका पर्पस डिफरेंस होता है और हर जॉनरा के पीछे एक स्पेसिफिक बिलीफ होता है, आइडियोलॉजीज होती हैं. तो ये चीज़ भी अगर टीचर स्टूडेंट को समझाते हैं तो जॉनरा बेस्ड जो टीचिंग है वो उसका नुकसान नहीं होगा और उसमें स्टूडेंट जो है वो क्रिएटिव रहेंगे. They said learner should be exposed a wide range of sample text and that these should both authentic and suitable for the teacher for the learner. और इसके अलावा स्टूडेंट को जॉनरा समझाने के लिए जो सैम्पल टेक्स्ट यूज़ किया जाता है, जो एग्जाम्पल्स के तौर पे टेक्स्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो एसेज हो, लेटर्स हो, एप्लीकेशन हो, जो भी टेक्स्ट है वो अथेंटिक होना चाहिए. They also felt a genre-based approach should be used in combination with other approaches such as process and communicative approach to language teaching and learning. इसके अलावा लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग क्लासरूम में जॉनरा की जो अप्रोच है जॉनरा टीचिंग, इसको बाकी जो टेक्निक्स है ना जैसे प्रोसेस एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच तो उसके साथ कंबाइन करके भी स्टूडेंट को यानी ये ऑफर की जा सकती है. अकॉर्डिंग टू स्कॉट एंड ग्रूम, the teaching of generic forms doesn't discount the use of models but rather sees models as a part of the wider repertoire of resource that student can draw on and adopt as appropriate to support their meaning making. Tarde examines that research into genre-based teaching in both first and second language context. इसके अलावा यहाँ पे टार्डे ने भी एग्जामिन किया है, रिसर्च एग्जामिन किया है genre-based teaching यानी फर्स्ट लैंग्वेज में भी और सेकंड लैंग्वेज में भी इस पे रिसर्च की है genre-based teaching पे. As the point of genre theory has gone beyond looking at genres as just text type to consideration of genres as a more social construct which happen shape and is shaped by human activity. Dressen and Hamada's study of geology student experience and learning to write showed how he benefited from a focus on genre, especially in relation to the acquisition of disciplinary identity. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि ड्रेसन और हेमेडस ने इस चीज़ पे रोशनी डाली है कि वो जब स्टूडेंट्स जो हैं वो जियोलॉजी की स्टडी कर रहे होते हैं तो साथ साथ वो जियोलॉजी को यानी एक सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ वो एक टाइप के genre को भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. Especially in relation to the acquisition of disciplinary identity, she argues along with the other that the teaching of genre should include more than just linguistic and rhetorical feature of genres. तो इससे पता चलता है कि हम जो है genres की जो स्टडी है वो सिर्फ लिंग्विस्टिक और उसमें रेटोरिकल फीचर स्टडी करवाते वक्त ही नहीं उसको एनालाइज कर सकते, बल्कि यहाँ पे उन्होंने जिस तरह जियोलॉजी की एग्जांपल दिया, कोई भी सब्जेक्ट टीच करते वक्त साथ साथ उसके जॉनर्स की स्टडी स्टूडेंट को करवाई जा सकती है. Kongpage found that the genre-based approach she employed had a significant impact on the quality of her student writing. अब यहाँ पे Kongpage ने ये फाउंड किया कि जो genre-based approach थी उसने स्टूडेंट की जो क्वालिटी थी ना राइटिंग की, स्टूडेंट की क्वालिटी ऑफ जो राइटिंग थी उस पर बहुत अच्छा असर डाला. Jones point out however that in all these students need to develop both genre awareness and rhetorical flexibility. इसके अलावा जॉन्स ने भी कहा है कि स्टूडेंट को genre awareness और rhetorical flexibility दोनों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, डिवेलप करने की ज़रूरत है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो genre एनालिसिस की जो पहले है ना कि टीचिंग पे किसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था और फिर इस पे क्रिटिसिज्म किसने किया और इसके जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, यानी अगर genre बेस्ड टीचिंग करवाई जाती है स्टूडेंट को उसके क्या बेनिफिट्स होंगे. तो ये वो घुमा फिरा के एग्जामिनर डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है. ये था आज का लेक्चर. मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.